लेक्चर 10। पेज 1। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की दो संधियां की माइनस इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। ये संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई। इस संधि के मुख्य प्रावधान थे माइनस 1 मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी अधिकार कंपनी को सौंप दिए, अर्थात अब कंपनी ही इन क्षेत्रों से कर वसूलेगी। 2 अवध से कड़ा मानिकपुर का क्षेत्र छीनकर मुगल बादशाह को दे दिया। 3 बदले में कंपनी ने 26 लाख रुपए वार्षिक देने का वादा किया। 4 नज़्मुद्दौला को बंगाल के अगले नवाब के रूप में मान्यता दे दी गई। पेज 2। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765। ये संधि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुई। इसके मुख्य प्रावधान थे माइनस 1 अवध के नवाब ने अवध के क्षेत्र में भी कंपनी को दस्तक के अधिकार दे दिए। 2 अवध के नवाब ने युद्ध हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए कंपनी को दिए। 3 बदले में कंपनी ने शुजाउद्दौला को अवध का नवाब मान लिया। 4 इसके पश्चात कंपनी की सेना का प्रवास अवध में निश्चित कर दिया गया। इन संधियों के पश्चात ब्रिटिशों की स्थिति भारत में मजबूत हो गई और अवध भविष्य में कंपनी ने बफर स्टेट के रूप में प्रयोग किया। 1765 में ही मुगल बादशाह को इलाहाबाद के किले में कैद कर दिया गया। पेज 3। इन संधियों के पश्चात क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को शक्तिशाली रूप से स्थापित कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जनक या संस्थापक कहा जाता है। 1765 में ही क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। द्वैध शासन के जनक लियो कार्टिस माने जाते हैं, परंतु बंगाल में इसे रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। मुगल काल में प्रांतों का शासन इस प्रकार था माइनस डायग्राम का विवरण। ये डायग्राम मुगल प्रांत की शासन व्यवस्था के दो मुख्य अंगों को दर्शाता है। 1 निजामत गवर्नर, यह सेना, आंतरिक सुरक्षा, न्याय और नियुक्ति के कार्यों के लिए उत्तरदायी था। 2 दीवानी, दीवान, ये वित्त, कर और लेखा जोखा अकाउंट के कार्यों के लिए उत्तरदायी था। रॉबर्ट क्लाइव ने 26 लाख रुपए के बदले बादशाह से दीवानी अधिकार और 53 लाख रुपए के बदले नवाब नज़्मुद्दौला से निजामत के अधिकार ले लिए। पेज 4। इस प्रकार सभी अधिकार ब्रिटिशों के अंतर्गत आ गए और ये अधिकार ब्रिटिशों ने 3 भागों में बांट दिए। डायग्राम का विवरण, यह डायग्राम द्वैध शासन प्रणाली के तहत अधिकारों के विभाजन फ्लोचार्ट को प्रदर्शित करता है। 1 ब्रिटिश, इनके पास बाह्य संबंध, सेना और वित्त का अधिकार था। 2 नवाब, इनके पास आंतरिक सुरक्षा व न्याय की जिम्मेदारी थी। 3 राजा खान, इनके पास प्रशासन का कार्य था। यहाँ द्वैध शासन का अर्थ था कंपनी के हाथ में सारी सत्ता और नवाब केवल नाम मात्र का शासक। द्वैध शासन को बंगाल में अधिकार रहित उत्तरदायित्व एवं उत्तरदायित्व रहित अधिकार भी कहा जाता है। द्वैध शासन के दुष्प्रभाव। 1 द्वैध शासन के कारण बंगाल में कानून व्यवस्था समाप्त हो गई, जिससे अराजकता अत्यधिक बढ़ गई। पेज 5। 2 बंगाल में व्यापार का विनाश हो गया। 3 कृषि का पतन भी होने लगा। 4 बंगाल में नैतिक मूल्यों का भी पूर्ण रूप से पतन हो गया। द्वैध शासन से कंपनी को व्यापक स्तर पर वित्तीय लाभ प्राप्त हुए। नवाब ब्रिटिशों की छाया बनकर रह गया, जबकि इसका सबसे बुरा प्रभाव बंगाल की आम जनता पर पड़ा। 1773 में ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार बंगाल को ब्रिटिश प्रेसिडेंसी घोषित कर दिया गया। इस प्रकार बंगाल का शासन कंपनी के हाथों में चला गया। पेज 6। मराठा साम्राज्य 1627 से 1818 ईस्वी। डायग्राम का विवरण, यह फ्लोचार्ट मराठा साम्राज्य के कालखंड को 2 मुख्य भागों में विभाजित करता है। 1 शिवाजी एवं उनके उत्तराधिकारी 1627 से 1713 ईस्वी। 2 पेशवा काल 1713 से 1818 ईस्वी। शिवाजी एवं उनके उत्तराधिकारी और प्रशासन। डायग्राम का विवरण, यह एक विस्तृत सूची ट्री डायग्राम है जो निम्नलिखित विषयों को कवर करती है। भूमिका, मराठों के उदय के कारण। शिवाजी का काल, इसे पुनः 4 उपभागों में बांटा गया है। प्रारंभिक जीवन, इनके विजय अभियान, इनका राज्याभिषेक, इनका प्रशासन। शिवाजी के उत्तराधिकारी। 1 संभाजी। 2 राजा राम। 3 ताराबाई का काल। भूमिका, इतिहासकार ग्रांडफ ने अपनी पुस्तक मराठों के इतिहास में बताया है कि 15वीं सदी में दक्कन में मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ। पेज 7। मुगल बादशाह जहांगीर के काल में पहली बार मराठों को मुगल सेना में नियुक्ति दी गई।
शाहजहां के काल में दक्कन में मराठों को जागीरें दी गईं। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले बीजापुर की सेवा में एक जागीरदार थे और उन्हें पूना की जागीर दी गई थी। परंतु शीघ्र ही शाहजी भोसले अपनी पत्नी जीजाबाई और दादा कोंडदेव को पूना की जागीर देकर कर्नाटक चले गए। बाद में शिवाजी ने महाराष्ट्र के क्षेत्र में शक्तिशाली मराठा साम्राज्य की स्थापना की। मराठों के उदय के कारण 1. मराठों की भौगोलिक स्थिति उनके उत्थान का कारण बनी, जैसे मराठों का उदय कोंकण के पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। ये दुर्गम क्षेत्र था जहां मराठों को हराना असंभव था। 2. शिवाजी ने युद्धों में गुरिल्ला नीति का प्रयोग किया था। यहां गुरिल्ला नीति का अर्थ है छिपकर लड़ा जाने वाला युद्ध। पेज 8। 3. समकालीन दक्कन की राजनीतिक स्थिति भी मराठों के उदय का कारण बनी। इस समय दक्कन के राज्यों अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर में आपसी संघर्ष चल रहा था, जिसका फायदा शिवाजी ने उठाया। 4. औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियां भी मराठों के उदय का कारण बनी। 5. महाराष्ट्र के संतों द्वारा हिंदू पुनर्जागरण आंदोलन चलाया गया, जिसके प्रमुख संत थे 1. नामदेव, 2. ज्ञानदेव, 3. तुकाराम, 4. समर्थ रामदास। इन संतों ने हिंदू धर्म के उत्थान के लिए मराठों को प्रेरित किया।